हाँ तो भैया, 106 रन से इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीत लिया है। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये इंडिया की एक डोमिनेटिंग और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस है। ये देखते हुए कि पिछले मैच में इंग्लैंड 190 रनों से ज्यादा की लीड कंसीव करने के बाद पलट के वापस आया और इंडिया को हरा के चला गया। इंडिया ने, अगर हम बात करें तो मॉर्निंग सेशन से ही आज अपनी डोमिनेंस साफ तौर पर दिखा दी। मॉर्निंग सेशन में रन जरूर पड़ गए थे 120 127, लेकिन विकेट भी इंडिया ने 5 निकाल लिए थे। और फिर जो रूट का और बेन स्टोक्स का आउट होना, तो ऐसा लग रहा था कि बस अब तो पारी धीरे धीरे खत्म ही हो रही है। लेकिन क्या ये मैच इंडिया वाकई में इतना कन्विंसिंगली खेला? क्योंकि देखिए, हम लोग जब बात करते हैं तो बात अक्सर ये होती है भारतीय पिचेस को लेकर कि यार इंडिया में जो पिचेस हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली होती है। लेकिन अगर आप इस मैच के फिगर्स के ऊपर ध्यान दें, जसप्रीत बुमराह ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस करते हुए न सिर्फ पहली इनिंग में 6 विकेट लिए थे, दूसरी इनिंग में भी उसने क्रूशियल 3 विकेट निकाले। मतलब इन टोटल मैच में 20 में से 9 विकेट। हाँ भाई, टेस्ट मैच जीतने के लिए एक टीम को 20 विकेट लेने पड़ते हैं, तो 20 में से 9 विकेट अकेले जसप्रीत बुमराह ने लिए हैं। तो ये बताता है कि अगर आपके पास स्किल है तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी भी पिच के मोहताज नहीं है। आप हर एक पिच के ऊपर अपना सिक्का जमा सकते हैं। और बुमराह की ये परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा तो मेरे लिए इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसे टाइम को देख रहे हैं जहां पर प्लेयर्स टेस्ट मैच के ऊपर T20 को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए भी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के बीच में जो मैचेस चल रहे हैं, उन मैचेस में कुल जमा 6 प्लेयर्स ने पहले टेस्ट मैच में डेब्यू किया है, जिसमें कि सचिन रविंद्र ने दोहरा शतक भी लगाया है। और साउथ अफ्रीका के सभी मेन प्लेयर्स इस समय साउथ अफ्रीका की T20 लीग में खेल रहे हैं। तो ऐसे में अगर इंडिया के पास में ऐसे पेस बॉलर्स मौजूद हैं जो कि हाथ ऊपर करके हमेशा कहते हैं कि भाई मुझे टेस्ट मैच खेलना है, तो वाकई में हम लोग ब्लेस्ड हैं। अगर हम इस मैच की ही बात करें तो हमारे पास मोहम्मद शामी नहीं था, कोहली नहीं था, जडेजा नहीं था, केएल राहुल नहीं था, एंड उसके बावजूद भी ऐसी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस निकालना ये वाकई में बहुत ज्यादा दिल को सुकून देने वाला है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मेरे मन में यह थी कि यार आखिर मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो इंडिया के लिए 2 सबसे ज्यादा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी। पहली थी जायसवाल का दोहरा शतक और दूसरा था जसप्रीत बुमराह का अनमैचेबल वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस एज अ पेस बॉलर। वकार यूनिस तक तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है, तो अब आप खुद सोच लो कि बंदे ने क्या बॉलें फेंकी। और देखिए, इस मैच में आप काफी सारी बातों को पॉइंट आउट कर सकते हैं, बट स्टिल आप बुमराह को इग्नोर नहीं कर सकते। बुमराह ने बहुत शानदार बॉलिंग करी थी और इसीलिए उनको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेते समय बुमराह ने साफ तौर पर यही बात कही कि यार मैं पिच को देखकर बॉलिंग नहीं करता हूं, मैं सिचुएशन को देखकर बॉलिंग करता हूं कि उस सिचुएशन में मेरे लिए क्या करना सही होगा और क्या करना गलत होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं वेरिएशंस की बात करूं और मेरे पास सिर्फ 1 या 2 ही वेरिएशन होंगे तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल बॉलर हो जाऊंगा। तो ऐसे मुझको सारे अपने जो वेरिएशन है वो भी अपने पास रखने होंगे। अब ये एक बॉलर बात कर रहा है या एक आर्टिस्ट बात कर रहा है, ये समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि एक बॉलर जब अपनी बॉलिंग को लेकर इतना ज्यादा अवेयर हो, इतना ज्यादा कॉन्शियस हो कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, कब करना है, तो ऑब्वियसली बात है उस बॉलर से आपको डरना ही पड़ेगा। आज के मैच में हम लोगों ने जिमी एंडरसन और जसप्रीत बुमराह के रूप में 2 ऐसे बॉलर्स को देखा है जो कि मतलब अपनी बॉलिंग की शायद पीक पे ही है। भाई, जिमी एंडरसन की जिस बॉल के ऊपर रोहित शर्मा आउट हुए थे, वो बॉल हवा में जिस तरीके से लहराई थी ना, कोई भी व्यक्ति उसको इग्नोर कर ही नहीं सकता। चलिए अब जरा बात करें इंग्लैंड के बैटिंग के बारे में, जिनको कि आज जीतने के लिए 330 रन चेज करने थे, 330 रन बनाने थे, लेकिन वो करने चीजें फेल रहे कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लगता है उसका बड़ा कारण एक ये रहा कि कोई भी बैट्समैन जो था वो टिक के खेल नहीं पाया और कहीं ना कहीं चीजें वहीं से बिगड़ती हुई चली गई। देखिए, यहां पर अगर आप बात करें तो आज भी इंग्लैंड की बैटिंग कोई खराब नहीं हुई है। कई लोग हैं जो ये चीज बोल सकते हैं कि यार इंडिया ने बहुत अच्छी जीत दिखाई है, लेकिन देखिए इंग्लैंड की अगर आप बैटिंग कार्ड को देखेंगे ना, तो आपको एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं दिखेगा जिसको कि स्टार्ट ना मिला। और जीते भी कोई बहुत कम अंतर से नहीं है, 100 रनों के ही अंतर से जीते हैं। मतलब कि अगर 1 या 2 बैट्समैन भी टिक गए होते तो ये जीत का अंतर कम हो सकता था। आप स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो जैक क्रॉली ने एक बार फिर से इस इनिंग में 73 बनाए, बेन डकेट ने 28, रेयान अहमद नाइट वॉचमैन था बंदा 23, ओली पोप 23, जो रूट 16, जॉनी ब्रेस्टो 26, बेन स्टोक्स रन आउट होगा श्रेयस अय्यर के हाथों, और बेन स्टोक्स को रन आउट करना एकमात्र कंट्रीब्यूशन रहा ऐसा लगता है श्रेयस अय्यर का। अगले मैच में बंदा होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं, क्योंकि सरफराज जो है वो फील्ड के ऊपर फील्डिंग करता हो तो दिखाई दे गया। अगर सरफराज खान मैदान पर फील्डिंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो कंसिडरेशन में है कि उसको लिया जाए। खैर, बेन फोक्स ने 36 बनाया, टॉम हार्टली 36 बनाया, मतलब इन टोटल इनके पूरे 11 खिलाड़ियों में से सिर्फ आप जिमी एंडरसन और शोएब बशीर को हटा दें तो सभी ने
कंट्रीब्यूट किया है डबल आंकड़ों। तो ये कंट्रीब्यूशन ऐसी टीम की तरफ से आया है जो कि बेसबॉल क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती। तो जाहिर सी बात है, अगर एक या दो बैट्समैन भी बढ़िया टिक जाते या एक या दो पार्टनरशिप भी अच्छी हो जाती तो इंडिया के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन क्योंकि सुबह से ही इंडिया ने आज अपनी पकड़ को बना के रखा, विकेट्स लगातार लेते रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सी अच्छी खिंच गई। बाकी उसके अलावा इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस थी मुझे कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं लगी। फोर्थ इनिंग में जिस स्कोर को वो चेज कर रहे थे, उन्होंने क्लियर इंटेंशन कर दिए थे कि हम लोग इस स्कोर को डिफेंड नहीं करेंगे या हम ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे। सबसे बड़ी बात, जो रूट जैसा प्लेयर जो कि बैकफुट पे बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, रुक के खेल सकता है, उसने तक आते ही ताबड़तोड़ बल्ले घुमा दी। तो ये एक माइंडसेट दिखाता है कि एक टीम के तौर पर आपके लिए जीत कितनी ज्यादा जरूरी है, बशर्ते इसके कि आपके पर्सनल माइलस्टोन का क्या हो रहा है। और यही एक सेल्फलेस एबिलिटी जो है कहीं ना कहीं हमें रोहित शर्मा में भी दिखाई देती है। ऐसे में अगर मैं इंडिया के बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट रहा। खुशी वैसे इस बात की रही कि चलिए मुकेश कुमार को भी एक विकेट तो कम से कम मिल गया। हालांकि एक ही विकेट कुलदीप को भी मिला, एक ही विकेट अक्षर को भी मिला, लेकिन मुकेश कुमार को विकेट्स आज मिल ही नहीं रहे थे, इसीलिए बस लगा कि उनको विकेट मिलना ठीक रहा। 3 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए और 3 विकेट ही अश्विन ने लिए, जबकि अश्विन पहली इनिंग में विकेटलेस गए थे। हालांकि बंदा 500 विकेट अपने पूरे नहीं कर पाया, बट ठीक है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई इंडिया आखिर इंप्रूवमेंट कहां कर सकता है। देखिए, शुभमन गिल ने भले ही सेंचुरी मार दी हो, लेकिन अगले मैच के लिए उनकी जगह पक्की है या नहीं, ये थोड़ी सोचने वाली बात जरूर है। क्योंकि एक बात तय है कि थर्ड मैच के लिए इंडियन टीम जो है उसने अपने प्लान्स को ऑलरेडी बना के रखा होगा। अभी करीब करीब 1 हफ्ते का समय है थर्ड टेस्ट मैच शुरू होने में, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि शुभमन गिल के सेंचुरी मार देने से सिलेक्टर्स की जो परेशानी है वो जहां पर थोड़ी कम हुई है, वहीं पर थोड़ी बढ़ भी गई है। दरअसल कुछ प्लेयर्स हैं जो कि लगातार अपना दावा ठोक रहे हैं। चाहे पुजारा की बात कर लें, आप सरफराज की बात कर लें, ये सबके सब दावा ठोक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोहली थर्ड टेस्ट मैच खेलेगा या नहीं, इसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल निशान है। एबी डिविलियर्स ने हालांकि एक बात बोलते हुए कहा था कि भाई उनको दूसरा बच्चा होने वाला है, बट फिर भी क्या वो खेलेंगे क्या वो नहीं खेलेंगे, ये एक बड़ा सवाल इस समय है। अगर कोहली की वापसी होती है तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि तीसरे नंबर के ऊपर फिर कोहली ही आएंगे, क्योंकि चौथे नंबर पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अब किसी दूसरे प्लेयर को स्थापित करने की कोशिश तो की जा रही है, क्योंकि रोहित और कोहली के बाद में आखिर टीम को तो इन्हीं लोगों को संभालना है। तो ऐसे में बड़े सारे सवाल इस समय भारतीय टीम के सामने हैं कि आखिर किस तरीके से रिकवरी होगी। बाकी अगर हम बात करें तो जायसवाल की इनिंग भी इस मैच में काफी शानदार रही। जायसवाल ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में, जिस पेस के साथ में दोहरा शतक जमाया, वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहा। इंडिया ने पहली इनिंग में 396 रन बनाए थे, उसमें से 200 से भी ज्यादा रन अकेले जायसवाल के थे। मतलब कि अगर वहां पर जायसवाल फेल हो गए होते तो इंडिया के पहली इनिंग में ही लग गए होते। क्या लग गए होते ये आप लोग समझिए। लेकिन एक बात है कि यहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले थे जस्टिस जायसवाल, और बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने बताया कि यहां पर बेसबॉल नहीं जायसवाल चलता है। अच्छा, इंग्लैंड की टीम जब चेज करने के लिए निकल रही तब लोगों को एक डर भी था, यार ये लोग चेज तो कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अगर जितनी क्रिकेट टीमें हैं उनमें से अगर कोई स्कोर को चेज कर सकता था आज की तारीख में तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ इंग्लैंड ही थी। सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो एटीट्यूड इंग्लैंड की टीम इस समय कैरी कर रही है, दुनिया भर में जिस प्रकार का खेल दिखा रही है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो तीसरा टेस्ट मैच इंडिया ने बहुत कन्विंसिंगली जीत लिया है और आने वाले मैचेस के लिए सीरीज को ओपन कर दिया है। एक मैच शुरुआत का हारने के बाद में इंडिया की कमबैक रही है, तो ऐसे में अब सीरीज जो है 1-1 से ड्रॉ हो चुकी है। बचे हुए 3 मैचों में ऑब्वियस सी बात है, अब जो भी कोई टीम 2 मैच जीत जाएगी वो इस सीरीज के ऊपर भी कब्जा करेगी। बस देखने वाली बात यह है कि वो टीम कौन सी बनती है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।